हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम देखेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 है उसका वन शॉट करेंगे पर है इसका। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो अभी करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का सबसे पहले मतलब क्या होता है। इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग दैट्स अराउंड अस और जो कि हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। जैसे एयर, अगर हवा हमें नहीं मिलेगी तो हमारी लाइफ ऑब्वियस सी बात है कि अफेक्ट होगी। ऐसे ही वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं, वाटर वी ड्रिंक, पानी जो हम पीते हैं, ये पार्ट है किसका, इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है एवरीथिंग जो कि अराउंड है हमारे और हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का क्या मतलब होता है। इसी इन्वायरमेंट की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इज़ द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे इन्वायरमेंट में, उनकी स्टडीज़ करना भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का पार्ट है। कैसे हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर। ये हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हैं कि ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के। सबसे पहले है पोल्यूशन। जब हम पोल्यूशन की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है वाटर, एयर, थर्मल वगैरह के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग, डिफोरेस्टेशन, वाटर कंजर्वेशन, तो ये सब इसके एग्जांपल है। उसके बाद है इन्वायरमेंटल एजुकेशन। इसका मतलब है कि हम लोगों को बताएं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इसमें देखो, इसके अंदर क्या था इन्वायरमेंट के अंदर की ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ को इफेक्ट करे। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो कि इसकी जो भी इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं उसको इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंट के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन टीचर्स पीपल टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, यूज़ नेचुरल रिसोर्स वाइजली। ये हमें बताता है कि कैसे हम लोग मतलब इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं और जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मतलब समझना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को। ये अवेयरनेस क्रिएट करता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेव करो इन्वायरमेंट को, रिड्यूस करो पोल्यूशन, प्रोटेक्ट करो प्लांट्स एनिमल्स, डेवलप करो गुड हैबिट्स लाइक सेविंग वाटर, सेव ट्री लाइफ, सेव ट्रीज सेव लाइफ, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सबसे पहला है हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। अब हम सोचेंगे कि कैसे आते हैं। जब हम इन्वायरमेंट के अंदर क्या है कि स्टडी करना, सभी इनकी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्या होती है कि स्टडी करना इन्वायरमेंट की, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के अंदर आता है प्लांट्स और एनिमल्स। हाँ, उनकी जब हम स्टडी करेंगे तो वो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो जाएगा और इसको हम बायोलॉजी बोलते हैं। तो ऐसे केमिस्ट्री में स्टडी ऑफ पोल्यूटेंट्स, जियोग्राफी में क्लाइमेट और लैंड की, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का यूज़ और पॉलिटिकल साइंस में इन्वायरमेंटल के लॉ वगैरह। तो ये सारे हो गए, ठीक है। उसके बाद है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल लॉ, जैसे एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है। ये सब का डिटेल आगे है इस चैप्टर में। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आता है लैंड, वाटर, एयर, इकोसिस्टम जो कि रिलेशनशिप शो करती है बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, पोल्यूशन जिसमें आएगा वाटर, थर्मल और सोयल पोल्यूशन, ये सब। इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, तो इसमें आता है हमारा, ये क्रिएट करता है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। हमें जब हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो हमें पता होगा कि हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है और क्यों करना है। हेल्प करता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, कंजर्व करता है नेचुरल रिसोर्सेज को, हम कंट्रोल करते हैं यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे वाटर सेव करते हैं तो ये क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा हमारा, जैसे सेव वाटर है ना, तो उससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। प्रोटेक्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को, इंप्रूव करता है हमारी हेल्थ को। स्वच्छ भारत अभियान आया था ना, जिससे क्या होता था, हम हमारे घर में साफ सफाई रखते थे, तो ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ही अंदर आता है। हम फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। ये बताऊँगी कैसे। अब इसी से आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सॉरी फॉर दैट। सो देखो, इंश्योर करता है सेफ फॉर फ्यूचर जनरेशन। कैसे करता है, सस्टेनेबिलिटी से। कैसे, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है यूज़ करना रिसोर्सेज का केयरफुली सो दैट दे आर अवेलेबल। मतलब हमारे पास पानी है, वाटर, हम पानी को इतना ही यूज़ करें जो कि हमारे लिए इनफ है। मतलब ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्टोर करना चाहिए पानी। तो हमारे रिसोर्सेज को इतना यूज़ करो ताकि जो आगे वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बच जाएँ। जैसे कि सेविंग वाटर, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, दैट मीट प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट और फ्यूचर। मतलब हमारी नीड्स को ऐसे फुलफिल करो ताकि इन्वायरमेंट भी खराब ना हो और फ्यूचर की जनरेशन पे भी कोई इम्पैक्ट ना हो। जैसे कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कंजर्व रिसोर्सेज को बचाओ, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, पोल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूज़ करो, बैलेंस करो डेवलपमेंट एंड नेचर के बीच में। डेवलपमेंट करते रहो धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट अब क्या किया है मैंने, ये चैप्टर वाइज है। जैसे फर्स्ट चैप्टर था ये पूरा खत्म, इसमें हमने एक पेज में फर्स्ट चैप्टर, नाउ चैप्टर 2 है ये, तो ऐसे हमने डिवाइड किया है। ये हमारा चैप्टर 2 है। सो बुक से भी देख सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो इंटरेक्ट करते हैं विद किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग्स और खुद के साथ है।
ठीक है। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलोंग विद एयर, जैसे प्लांट इंटरेक्ट कर रहा है एयर के साथ, जैसे हम लोग हैं ह्यूमन, हम सांस लेते हैं तो हमें एयर चाहिए, तो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक इकोसिस्टम, ठीक है। ए पॉन्ड इकोसिस्टम, जैसे कि जिसमें एक पानी वाला पॉन्ड होता है ना, उसमें क्या क्या होती है, फिश होती है, प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, वाटर, सोयल, सनलाइट, तो ये क्या हो गया, एक इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर का मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चर में दो आते हैं, इकोसिस्टम के दो मेन कंपोनेंट है, एक बायोटिक, एक हमारा है बायोटिक, एक है एबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। लिविंग में आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसमें आ गया एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, सनलाइट। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल प्राइमेट्स, इसका मतलब होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो कि शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एट वेरियस लेवल्स इन ए इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम होता है जहाँ पे हम मतलब कोई भी इंटरेक्ट करता है किसी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो इकोलॉजिकल प्राइमेट्स वो होता है, जैसे कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब तो ये होता है कोई भी ग्राफ बना के शो कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं ग्राफ बना दिया, रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये जो एरो है ना, ये क्या है, रिलेशनशिप शो कर रही है किसी चीज़ के बिटवीन, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लाइक लिख दो यहाँ पे, ये है ग्रास जो कि एक लिविंग थिंग हो गई, ये है डियर, ये भी लिविंग हो गया, तो ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में, ग्रास, देन ये इसको खाएगा, डियर खाएगा, क्या खाएगा, ग्रास, और फिर डियर को कौन खाएगा, लायन खाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया बिटवीन। अब ये खाने के नंबर पे भी हो सकता है, या फिर इनमें जितना मास है उसके बेसिस पे भी हो सकता है, मतलब वेट, और ये कितने डियर हैं उसके बेसिस पे भी हो सकता है, कितने लोयन है, जैसे 3 लोयन है तो ये इसके बेसिस पे भी हो सकता है, 3 डियर है और 2 लाइन है तो ये इसके बेसिस पे भी हो सकता है। तो ये होता है इकोलॉजिकल प्राइमेट्स। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल, ये नंबर कितने ऑर्गेनिज्म है हर एक लेवल पे, टोटल मास के बेसिस पे भी, और फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ग्रेजुअल एंड नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म चेंज करते हैं इनटू अनदर ओवर टाइम। जैसे कि एक बैरिन लैंड थी, जैसे कि जिसपे कोई उपजाऊ भूमि नहीं थी, उस पर कुछ भी नहीं बनता था, देन धीरे धीरे बारिश वगैरह हुई तो उस पर घास उगनी शुरू हुई, उसके बाद उस पर कुछ और चीज़ें बोने लग गए, तो ये क्या हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे वो चेंज होती गई, ठीक है। दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और बैरिन लैंड विदाउट लाइक रॉक्स, और फिर उसके बाद फॉरेस्ट बनने लगा, तो ये हो गया। उसके बाद है बायो, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 आ गया, बायोलॉजिकल बायोजीकेमिकल साइकिल। तो ये नेचुरल साइकिल थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स मूव बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो न्यूट्रिएंट्स है वो मूव करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बीच में, जैसे एयर, वाटर, सोइल। इस साइकिल में रिसाइकल करते हैं न्यूट्रिएंट्स, मतलब मूव कर रहे हैं एक लिविंग से नॉन लिविंग, तो ये क्या हो गया, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ए इकोसिस्टम। इसमें आता है वाटर साइकिल जैसे, और फिर कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। उसके बाद आता है एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सही, ये जो हमारी साइकिल जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट करना न्यूट्रिएंट्स का। ऐसी जैसे हैव देयर मेन स्टोरेज इन द एटमॉस्फेयर, जैसे एयर जो आती है ना, एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल में होता है एयर साइकिल इंक्लूड। कैसे, जो भी मेन जो स्टोरेज है, जो भी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर में, वो जब चीज़ें एक चीज़ से लिविंग थिंग से नॉन लिविंग थिंग में मूव करती हैं तो उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट साइकिल, जो कि एयर लिविंग टू बैक टू एयर, ठीक है। कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल आ गए इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस में और रिलीज करते हैं बाय रेस्पिरेशन। फंक्शंस क्या हैं इकोसिस्टम के, तो इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग इंटरेक्ट करते हैं लिविंग थिंग से और नॉन लिविंग थिंग से भी। तो अब इसके फंक्शंस की बात है। सबसे पहले ये फ्लो ऑफ एनर्जी को अलाउ करता है थ्रू फूड चेन। उसके बाद रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट करता है हमारी लाइफ को, जो कि हमें फूड, एयर, वाटर प्रोवाइड करता है, मेंटेन करता है बैलेंस नेचर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो होती है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर थ्रू फूड चैन, ठीक है। एनर्जी फ्लो कैसे होती है इकोसिस्टम में, ये होती है फूड चैन के थ्रू होती है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। जैसे एनर्जी एंटर फ्रॉम इकोसिस्टम फ्रॉम द सन से एंटर करती है, पास होती है प्रोड्यूसर तक, देन कंज्यूमर एंड फाइनली डिकम्पोजर। सन के पास आई एनर्जी, फिर वो प्लांट में जाएगी, ठीक है। तो ये कौन हो गया, प्रोड्यूसर। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर। उसके बाद हेर्बिवोरस, जो कि है हमारे कंज्यूमर, जैसे कोई भी एनिमल वगैरह हो गया। लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं पूरा, ठीक है। इसका मैं बना देती हूँ, लेट्स से जैसे पहले दी एनर्जी सन ने, सन के बाद जाएगी ये प्लांट के पास, ठीक है। प्लांट के बाद ये जाएगी, प्लांट को कौन खाएगा, डियर खाएगा, तो डियर के पास। उसके बाद उसको कौन खाएगा, लायन खाएगा। तो ये ऐसे ये होता है हमारा एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी, रेफर्स टू द रेट एट विच एनर्जी स्टोरेज इन द फूड ऑफ इकोसिस्टम। एक ऐसा रेट जहाँ पे एनर्जी स्टोर की जाती है फूड इन इकोसिस्टम, ठीक है। ये शो करता है कि कैसे कितनी बायोमास प्रोड्यूस
प्रोड्यूस हुई है एक एरिया के अंदर। ये प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है। उसके बाद आता है क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर फील्ड दैट शो हाई प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर में एक ये खेत है, इसमें कितनी क्रॉप्स उगी हैं तो वो क्या शो करती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और कम होंगी तो कम प्रोडक्टिविटी। हीमोस्टैटिस इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी डिस्पाइट चेंजेस इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं अभी भी, जैसे कि को वोल्केनिक इरप्शन या फिर कुछ भी हो गया तो इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। जब उनके बीच हम बैलेंस बना के चलते हैं तो उसको बोलते हैं हीमोस्टेटिस। ठीक है, बैलेंस बिटवीन पेरिडेट्स एंड प्रे इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो ये होता है हीमोस्टेटिस। उसके बाद आता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा आई थिंक। इकोसिस्टम को डिवाइड करते हैं हम 2 टाइप्स में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर एंड लोकेशन। इकोसिस्टम को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम देखते हैं पहले नेचर के बेसिस पे। आर फाउंड नॉर्मली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंस। नेचुरल क्या होता है, जो चीज़ें भगवान ने दी हैं हमें, इसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे कि इसमें हमारी आ गई घास वगैरह, फॉरेस्ट वगैरह और डिजर्ट जो कि रेगिस्तान होता है, और जैसे पॉन्ड, रिवर, लेक, ओशियन इकोसिस्टम ये आ गया। अब आता है, एक तो नेचुरल हो गया, एक आता है आगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि हमने क्रिएट किया। आर्टिफिशियल जो कि हमने क्रिएट किया है, ठीक है, क्रिएटेड बाय ह्यूमंस, वो होता है आर्टिफिशियल। इसमें जैसे हमें ध्यान रखना होता है, मेंटेन करना होता है, जैसे कि फॉरेस्ट और पॉन्ड ये नेचुरल हो गए। जब हम उस फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं या फिर जो खेत है उसमें जब हम कुछ बोते हैं तो उसको बोलते हैं क्रॉप फील्ड। तो पार्क बना दिए, गार्डन बना दिए, तो ये क्या है, आर्टिफिशियल। सबसे मेन जो चीज़ है फॉरेस्ट और पॉन्ड है नेचुरल, और क्रॉप फील्ड, पार्क और जो ग्रांट्स है ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है, बेनिफिट्स दैट ह्यूमन बीइंग गेट फ्रॉम इकोसिस्टम। ऐसे बेनिफिट्स जो कि ह्यूमन जो लोग हैं जो लेते हैं इकोसिस्टम से, तो वो बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन की सर्विसेज है, तो जो भी बेनिफिट्स हम लेते हैं अमेजोन से वो गए अमेजोन सर्विसेज। उसी तरीके से इकोसिस्टम सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि हम बेनिफिट्स इकोसिस्टम से लेते हैं। टाइप होते हैं इसके, प्रोविजनिंग, रेगुलेटरिंग, स्पोर्टिंग, कल्चरल सर्विसेज। यू कैन रीड दिस। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। इन्वायरमेंट है, हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने से, उसको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए और ज़्यादा नेचुरल इंटरवेंशन नहीं देनी चाहिए उसमें। ठीक है, प्रिजर्वेशन जैसे कि मेथड्स क्या क्या हैं, हम कैसे कैसे उसको मतलब बचा सकते हैं हमारे इकोसिस्टम को, तो देयर आर सम मेथड्स जिसमें है एफोरेस्ट्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सामान उगाओ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, सस्टेनेबल यूज़ करो रिसोर्सेज का, ताकि आगे वाली भी जनरेशन उसको वो कर सके यूज़। नेक्स्ट चैप्टर है लैंड रिसोर्सेज पे। तो लैंड रिसोर्सेज का मतलब है रेफर्स टू द लैंड अवेलेबल ऑन द अर्थ फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ के लिए कितनी भूमि जो कि अर्थ पे अवेलेबल है उसको बोलते हैं। इट्स सपोर्ट द जिसपे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ बना सकते हैं, सेटल रह सकते हैं उस पर, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी। तो ये एक लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स है, मस्ट बी यूज़, हमें इसे अच्छे से यूज़ करना चाहिए। लैंड एग्रीकल्चर लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग और यूज़ फॉर हाउसेज एंड रोड्स। घर बनाने के लिए, फार्मिंग करने के लिए यही तो यूज़ होती है। तो इसका यूज़ चेंज ओवर द टाइम ये चेंज होता रहता है। जैसे पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में हम फॉरेस्ट के लिए और घास वगैरह के लिए, वाटर बॉडीज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे ये ह्यूमन बींग्स आ रहे थे और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है उससे फार्मिंग, इंडस्ट्री, हाउसिंग, रोड्स वगैरह, और जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, अर्बनाइजेशन होगा, तो और ज़्यादा चेंज होगा इसके यूज़ में। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसमें होता है डिक्लाइन करना क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड। जैसे कि हम हमारी जो ज़मीन है उसका ओवर यूज़ करते हैं। जैसे फील्ड होता है ना, खेत वगैरह, उसमें हर साल नहीं बोया जाता। 2-3 साल आपने लगातार बो दिया तो एक बार आप स्किप करोगे। क्यों? क्योंकि ताकि वो हमारी लैंड डिग्रेड ना हो, ख़राब ना हो, उसकी क्वालिटी बनी रहे, प्रोडक्टिविटी भी। ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग भी नहीं करना। कुछ माइनिंग होती है ना, माइनिंग करने से वो ख़राब होती है, इम्प्रॉपर फार्मिंग मेथड, और डिग्रेडेड जो लेस फर्टाइल बन जाती है, जो कि अनसुटेबल है ऑफ कोर्स। सोइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल बाय विंड, वाटर, ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी सोइल है उसमें 5-6 लेयर होते हैं। तो इसमें एक तो टॉप होती है, एक सब सोइल होती है, और एक लास्ट वाली 3 होती है। तो जो टॉप है इसको रिमूव करना किससे, बाई विंड से, हवा वगैरह से, वाटर से, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। तो इसको बोलते हैं सोइल इरोजन। जैसे डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा बारिश आ गई तो उससे भी वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सोइल इरोजन। इससे हमें बचना चाहिए। देयर आर सम वेज जिससे हम बच सकते हैं। इसमें भी वही सेम तरीके हैं। अगर इसे बचना है, एफोरेस्टेशन कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उगाओ यहाँ पे। डेस्टिफिकेशन, एक प्रोसेस जहाँ पे फर्टाइल जो लैंड है टर्न करती है इनटू डिजर्ट। एक अच्छी खासी फर्टाइल लैंड थी लेकिन हमने वहाँ पे माइनिंग कर दी, माइनिंग से क्या हो गया, वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो गई, तो इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफोरेस्टेशन, लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बन डेवलपमेंट एंड माइनिंग। जैसे कि अरावली हिल्स का एक बार आया था न्यूज़ में, जिसमें वो अरावली हिल्स को काट रहे थे, वहाँ पे जो भी पेड़ थे उनको। अब इन पेड़ को काटना, जो ट्रीज़ है ना उनको कट करना, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, अर्बनाइज डेवलपमेंट के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए, और माइनिंग करने के लिए। डिफोरेस्टेशन मतलब लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों को काटना, ये सब करने के लिए इसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। इसको बोलते हैं हम लोग डिफोरेस्टेशन। जिससे क्या होता है, सोइल इरोजन होता है, क्लाइमेट में भी चेंज आता है, और लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, इंपैक्ट क्या होता है माइनिंग का और डैम बिल्डिंग का। जब हम डैम बनाते हैं, देखो डैम क्या होता है, जैसे एक ये रिवर फ्लो कर रही है,
यहाँ पे बीच में एक डैम बना दिया, ये दूसरी रिवर है। एक तो ये डैम होता है, उसके बाद दूसरा डैम क्या होता है, जैसे ये खेत था इसमें ये पूरा डैम ही बना दिया, पानी की वाटर बॉडीज बोलते हैं इनको, ये डैम होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे डैम, ये बनाते हैं। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ पे डैम बनने से पहले यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे वो थे, वो हमने काटे सब। तो क्या हुआ, इससे डिफोरेस्टेशन हुआ। माइनिंग से भी होता है डिफोरेस्टेशन। माइनिंग से कहते हैं कैसे होता है, जैसे कोई पूरा पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पे हमने माइनिंग मतलब होता है खुदाई करना, तो हमने खुदाई की है, तो वहाँ से क्या हुआ, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो गई, तो इससे डिफोरेस्टेशन हो गया। हमने वहाँ पे जो चीज़ थी, ट्री वगैरह, वो भी तो कट किए होंगे माइनिंग करने के लिए, तो इसको बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। अब सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, इसका कैसे हम क्या मैनेजमेंट करें कि हम बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप्स हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स का मतलब यूज़ कैसे करें लैंड रिसोर्स को विदाउट डैमेजिंग द फ्यूचर जनरेशन, मतलब हम फ्यूचर की जनरेशन को भी कोई इंपैक्ट ना डालें और अच्छे से इसका यूज़ भी कर लें। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले एफोरेस्टेशन करो एंड रिफोरेस्टेशन। फॉरेस्ट को खत्म मत करो, लगाओ पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा, और एफोरेस्टेशन करो, ठीक है। कंट्रोल करो माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी हम बिल्कुल तो कम नहीं कर सकते, लेकिन जितनी कम हो सकती है उतनी करो, इनको कंट्रोल करो, ठीक है। जितनी माइनिंग एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर सकते हो, यू शुड डू दैट। सोइल कंजर्वेशन मेथड्स को यूज़ करो, जैसे सोइल इरोजन मत होने दो, डिफोरेस्टेशन भी मत करो, प्रॉपर यूज़ करो प्लानिंग के साथ, एंड रिड्यूस करो डिफोरेस्टेशन, ठीक है। जैसे सोइल इरोजन कैसे बचा जा सकता है, ये पैडी वाली फार्मिंग होती है, आप सर्च करोगे ना टेरिस फार्मिंग, तो यहाँ पे कुछ बो दिया, देन यहाँ पे बो दिया, तो इससे क्या होगा, सोइल इरोजन कम होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें नेक्स्ट रिसोर्स के बारे में बताया हुआ है, वाटर रिसोर्स रेफर्स टू द ऑल सोर्स ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर यूज बाय ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी मतलब वाटर रिसोर्स का मतलब होता है पानी, पानी का यूज़ करना, यूज़ तो दोनों करते हैं, ह्यूमंस भी करते हैं और लिविंग रिसोर्स ऑर्गेनिज्म करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है वाटर के अंदर, सरफेस का वाटर, ग्राउंड का वाटर, रेन वाटर, ये सब आते हैं। और वाटर एक लिमिटेड रिसोर्स है, तभी तो आता है सेव द वाटर, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है क्या, वाटर, तो ये समथिंग वाटर से ही रिलेटेड है, ये सोच सकते हो आप लोग। तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन लैंड, वाटर बॉडीज एंड एटमोस्फेयर, ये होता है हाइड्रोलॉजिकल वाटर साइकिल। यू कैन सी वाटर साइकिल, ठीक है। आपको वाटर साइकिल एक बार देखना है क्या होती है, तो देखो मैं थोड़ा बता देती हूँ। सबसे पहले जो पानी बारिश आती है, ठीक है, फिर वो पानी इवेपोरेशन होकर ऊपर जाता है, फिर कंडक्शन होकर नीचे वापस आता है, तो ऐसे कुछ करके वाटर साइकिल होती है। ये रिलेशनशिप है, मूवमेंट है वाटर का बिटवीन लैंड से वाटर बॉडीज में जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर पानी आएगी बारिश के रूप में, एंड देन ऐसे होता रहेगा, ठीक है। इवेपोरेशन होता है, कंडक्शन होता है, पर्सिपिकेशन होता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ वाटर फाउंड होता है ओशियंस में, बहुत स्मॉल वाटर, जैसे 98% जो वाटर है ना वो सोल्टी वाटर है, मतलब ओशियन में है, और 0.2% वाटर जो है वो अच्छा वाटर है फ्रेश पीने के लिए, इसलिए वाटर को सेव करना जरूरी है। वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, इंडिया के पास रिच वाटर रिसोर्सेज है, रिवर्स भी बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर, ये सब गंगा यमुना जमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी, तो बहुत सारा इंडिया के अंदर वाटर है, जो कि तभी तो हमारे इतने मिलियन लोग, मोदी जी कहते हैं ना 38 मिलियन है कहते हैं, या फिर कितना भी, तभी तो इतने लोग यहाँ पे रह पाते हैं। वाटर डिमांड एंड इट्स यूटिलाइजेशन, डिमांड मतलब डिफरेंट पर्पज़ के लिए कितना वाटर यूज़ हो रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक हम घर में भी वाटर यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक। एग्रीकल्चर में भी यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, पावर बिजली बनाने के लिए भी वाटर का यूज़ होता है, तो ये पर्पज़ है वाटर यूज़ करके। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी उतना ज़्यादा अर्बनाइजेशन आएगा, और फिर इससे वाटर की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। इमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम देखो, एक तो पानी की कमी है, इतना ज़्यादा भी वाटर नहीं है, 98% में से 0.2% फ्रेश वाटर है, तो ये वाटर की कमी हो गई ऑफकोर्स। और हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें ग्राउंड वाटर का, कोई नल की खुली छोड़ देता है, कोई कुछ तो, और एक वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर भी साफ़ नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कई जगह तो इतना ज़्यादा पानी है कि आप पूछो ही मत, और कई जगह है नहीं, जैसे राजस्थान में वाटर की कमी है, तो ऑफकोर्स, और क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है। सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, हमने लैंड के लिए भी देखा था कुछ स्टेप्स फॉर मैनेजमेंट, और अब वाटर की बारी है, तो हमें ऐसे ही यूज़ करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, जहाँ पे भी सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे भी ये वर्ड आ जाए लिख दो कि हमें ऐसे उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए ताकि हम फ्यूचर के लिए भी बचा सकें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और राजस्थान में क्या है, हर घर के जो नीचे होता है ना, वहाँ पे बाहर या फिर छत के ऊपर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो कुएं वगैरह बनाए हुए हैं छत के ऊपर, टंकी वगैरह जो कि पत्थर की होती है, वो बनाई हुई है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकिल करो वाटर को, इरीगेशन के लिए वो पंप वगैरह यूज़ करो ताकि वाटर के बचे, पोल्यूशन को कंट्रोल करो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है एनर्जी रिसोर्स के बारे में, लैंड हो गया, वाटर हो गया, अब एनर्जी के बारे में। एनर्जी आर द नेचुरल रिसोर्स जो कि प्रोवाइड करते हैं एनर्जी फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटी हम कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी होती है, जैसे कुकिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एनर्जी के कुछ कंपोनेंट है, जैसे कोयल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, एनर्जी की बहुत सारा नीड्स है जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। किसी भी चीज़ की नीड्स क्यों इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि उसके वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ना। सो ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स क्या है, जिसकी मटेरियल और नेचुरल प्रोसेसेस जो जिससे एनर्जी बनती है।
ठीक है। तो एनर्जी दो टाइप की होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो होता है आर दोज विच कैन बी रिप्लेस्ड नेचुरली आर नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय यूज़। मतलब हम दोबारा से उस चीज़ को बना सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी आज है, सोलर एनर्जी कल भी रहेगी, बायोगैस हम बना सकते हैं, हाइड्रो पावर, विंड एनर्जी, ये सब हम बना सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्स मतलब लिमिटेड है क्वांटिटी में और दोबारा से नहीं बना सकते, इसको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। जैसे कि हमारा कोयल, पेट्रोलियम, गैस वगैरह नेचुरल जो आती है, ये कोयल है, किसी जगह पे कोयला मिलेगा, तो अब ये तो नहीं है कि दोबारा से हमें कहीं मिल जाएगा, मतलब इसका हमें लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। एनर्जी कंटेंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स यू कैन रीड बट दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम इन न्यूक्लियर फैक्टर्स और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल। इतना ज़्यादा फ्यूल है, उसमें से एक स्मॉल अमाउंट निकालेंगे ना, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए काम आती है। फिर आता है वाटर पोल्यूशन, ओकर्स व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस लाइक सेवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल। वाटर के अंदर जब हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे केमिकल्स, इंडस्ट्रियल का वेस्ट, प्लास्टिक्स, ये सब वाटर बॉडीज़ के अंदर जाती हैं, तो इससे क्या होता है? वाटर पोल्यूशन होता है। इससे डिस्चार्ज होता है इंडस्ट्रियल का, और फिर डोमेस्टिक सेवेज, एग्रीकल्चर, मतलब ये हर चीज़ को तबाही कर देती है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में भी प्रॉब्लम आएंगी, एग्रीकल्चर में भी, और घर में भी वो पानी यूज़ होगा तो उसमें भी प्रॉब्लम आएंगी। और ये इसके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। एक्वेटिक मतलब होता है वाटर बॉडीज़, जैसे कि जो वाटर की बीमारी, पानी से जो बीमारी होती है उससे जो पानी पीने का है वो भी कम पड़ जा रहा है। ठीक है। पोल्यूशन ऑफ वाटर ड्यू टू अनट्रीटेड सेवेज। सेवेज का मतलब होता है कूड़ा का जो कचरा होता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ कहलाती है। अब आता है थर्मल पोल्यूशन। ये पोल्यूशन का चैप्टर है जिसमें 3 पोल्यूशन आते हैं, वाटर, थर्मल एंड सोयल। थर्मल पोल्यूशन जब होता है जब व्हेन हॉट वाटर और हीट इज रिलीज्ड इनटू वाटर बॉडीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट्स। जब है ना, जैसे क्या होता है, कुछ हीट वगैरह होती है वो वाटर बॉडीज़ में आती है, जैसे कि ज़्यादा गर्म पानी, हॉट वाटर, ख़राब पानी, या फिर हीट जो है ना रिलीज़ की जाती है वाटर बॉडीज़ में। इंडस्ट्री या फिर पावर प्लांट्स ऐसा करते हैं, यूज़ करने के बाद वो उसका ऐसे रिलीज़ करते हैं, तो इससे वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है और डिस्टर्ब करता है हमारी इकोसिस्टम को यूँ। ठीक है। उसमें आता है रिलीज ऑफ हॉट वाटर फ्रॉम थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो कि बिजली बनाते हैं, तो इससे वाटर ले लिया इन्होंने एक तो वाटर यूज़ कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब उसको ये हॉट वाटर को कहाँ पे फेंक दे रहे हैं? वाटर बॉडीज़ में, ताकि वो दोबारा ये सोच रहे हैं कि ये कुछ फ़ायदा करें, बट ये हमारे लिए थर्मल पोल्यूशन को कर रहे हैं। ठीक है। हॉट वाटर का डिस्चार्ज कर देना पावर प्लांट से एक रिवर के अंदर, तो इससे ये होता है। ठीक है। सॉइल पोल्यूशन, सॉरी, ये जब होता है जब हार्मफुल केमिकल वेस्ट मटेरियल कॉन्टिमेंटेड द सोया रिड्यूस इट। जब हम, जैसे खेत होता है, ये हमारी फील्ड है, इसके अंदर क्या होता है, जब हम ज़्यादा डीपीपी वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, खाद वगैरह होता है ना, वो ज़्यादा डालते हैं ना, तो इससे क्या होता है, हमारी जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। और जो एग्रीकल्चर और फूड क्वालिटी, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, एक बैलेंस अमाउंट डालोगे तो वो सही है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ें ज़्यादा डालोगे तो उससे हमारे सोइल पोल्यूशन होगा। जैसे खाद वगैरह का देखो, एक भी रखा है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, प्लास्टिक वेस्ट, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, इन सब का ज़्यादा जब हम यूज़ करते हैं तो सॉइल पोल्यूशन होता है। कम यूज़ कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि प्लास्टिक वेस्ट क्या ज़रूरी होता है, नो, इट्स नॉट कंपलसरी, बट जैसे फर्टिलाइजर ये कंपलसरी है, कुछ कीटाणु वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए, पेस्टिसाइड्स भी, वरना वो खेत खराब हो जाएगा, वो ज़रूरी है, लेकिन एक्सेसिव नहीं करना चाहिए, लॉस हो जाता है इससे सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप प्रोडक्शन का भी। ठीक है। उसके बाद आता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार मार्क कर सकते हो उतने कर लो इसमें। इससे एक क्या आएगा, केस स्टडी आएगा। जब मैंने पेपर दिया था ना, तब इससे केस स्टडी आया था, भोपाल गैस ट्रेजरी वगैरह का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है वैसे भी, तो हम देखते हैं इसको। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रॉपर कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। मतलब जैसे जो हमारी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने जो भी चीज़ें यूज़ की उनको प्रॉपर कलेक्ट करो कि ये तो चीज़ें वाटर की उसने यूज़ करी, ये जो ज़मीन वगैरह की, लैंड वगैरह की, और ये सोयल वगैरह की यूज़ की। ठीक है। उसको हमने कलेक्शन कर लिया प्रॉपर, सेग्रीगेट मतलब अलग अलग डिवाइड कर दिया कैटेगरीज में, कि ये वाटर की, ये लैंड की, ये सोयल की, एग्रीगेट कर दिया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करो, उनको वहीं मत छोड़ो या फिर वहीं आसपास मत डालो, उनको ट्रांसपोर्ट करो। फिर प्रोसेस, जैसे हमने जो प्लास्टिक की अगर कुछ चीज़ें की होंगी तो हम उसका जो रिसाइकलिंग है वो कर सकते हैं। ऐसे ख़राब करने से अच्छा है कि हम उसका रिसाइकलिंग कर दो। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, और इनको, या जैसे कि प्लास्टिक है उसको जैसे मिट्टी को खोद के उसमें दबा दो ताकि वो डिस्पोज हो जाए, तो ऐसा कुछ करना चाहिए हमें, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें और इससे ह्यूमन हेल्थ है वो भी प्रोटेक्ट हो सके। तो ऐसा हमें करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इसी को बोलते हैं। मैनेजमेंट का मतलब होता है हमें मैनेज करके चलना चाहिए ये चीज़ें। ठीक है। इसके अंदर आता है वाटर, प्लास्टिक वेस्ट और बायो मेडिकल वेस्ट, जिसमें स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स लिख देना। सेग्रीगेशन, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। उसके बाद है, देखो सेग्रीगेशन में क्या होता है, सेपरेट करना वेस्ट को कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब दोबारा से यूज़ हो सकता है, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब ये खराब, मतलब कि अगर हमने मिट्टी में डाल दिया, ये तो जैसे पत्ते होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अगर हमने मिट्टी में डाल दी थोड़े दिन बाद वो गल सूख के सही हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मतलब वो वेस्ट में वैसे ही हो जाएंगे। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन, सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट वगैरह को, और कंपोज करो, रिसाइकिल करो, रीयूज़ कर लो उन चीज़ों का, डिस्पोज कर दो अगर मतलब किसी का रीयूज़ नहीं हो सकता तो। ये रिड्यूस करता है पोल्यूशन, प्रोटेक्ट करता है पब्लिक हेल्थ, कंजर्व करता है रिसोर्सेज को, और जिसमें हमारे कीप करता है इन्वायरमेंट को क्लीन। ठीक है।
अब आता है केस स्टडी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भोपाल गैस डिजास्टर की। भोपाल गैस डिजास्टर इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट इन द वर्ल्ड। इट ओक्यूर्ड, ये 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था एट यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री इन भोपाल, इंडिया। तो इस कंपनी के अंदर ये हुआ था। एंड इसमें क्या है, एक जहरीली गैस लीक हो गई थी फ्रॉम द फैक्ट्री ड्यू टू पुअर सेफ्टी मेजर्स एंड मैनेजमेंट फेलियर। एक जहरीली गैस लीक हो गई थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पुअर सेफ्टी थी, मेजर्स नहीं थे सेफ्टी के, और मैनेजमेंट भी अच्छा नहीं था, फेलियर हो गया उसका। अब इसके कोजेस क्यों वो चीज़ हुई, लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस ड्यू टू टेक्निकल फेलियर, कोई टेक्निकल फेलियर आ गया था जिससे ये हो गया। पुअर मेंटेनेंस एंड सेफ्टी सिस्टम, ज़्यादा कुछ सेफ्टी सिस्टम नहीं था। देखो 1984 की टाइम की बात है। लैक ऑफ प्रॉपर इमरजेंसी, अब उन्होंने कुछ इमरजेंसी की प्लानिंग भी नहीं कर रखी। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो उन्होंने कोई प्लानिंग, अब जैसे जो हॉस्पिटल होते हैं या फिर जो भी स्कूल कॉलेज होते हैं, उनमें क्या होता है, वो आग लग जाती है जब, उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, वो होता है ना, तो फिर ये उनका क्या होता है, इमरजेंसी प्लानिंग वो ऑलरेडी करके रखते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा आगे कि इफेक्ट्स क्या हुए। अब ये चीज़ हो गई, ठीक है, वो पॉइजन गैस लीक हो गई, उसके इफेक्ट्स आ गए, बहुत सारे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, डेथ हो गई एनिमल्स की, और इन्वायरमेंट खराब हुआ, लॉन्ग टर्म सोयल और वाटर कॉन्टेमिनेशन, वहाँ की जो सोयल थी ना जहाँ पे वो फैक्ट्री थी वो खराब हो गई, वाटर भी। अब इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट हुआ, इन्वायरमेंट, द गैस लीक पोल्यूटेड टू एयर, एयर को भी पोल्यूट किया, सोयल को भी एंड वाटर को भी, अराउंड द फैक्ट्री एरिया एंड अफेक्टेड द इकोसिस्टम फॉर मैनी ईयर्स, बहुत साल तक जो भी फैक्ट्री एरिया है वहाँ पे जो भी पानी था, हवा थी और जो मिट्टी थी, उन सबको खराब कर दिया उसने। अब हम इससे क्या करना चाहिए कि अगर ये अब ये केस हो गया तो अब आगे नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले इंडस्ट्रीज मस्ट फॉलो सम स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स, इमरजेंसी प्रोविजंस होनी चाहिए हर इंडस्ट्री के पास। अगर ये हो गया तो हमें क्या करना, प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट नेसेसरी है, इमरजेंसी के लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना चाहिए और इन्वायरमेंटल लॉज को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूँगी।